नमस्कार, स्वागत है आपका 2 बजे के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और सबसे पहले बात कोरोना की, क्योंकि अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। कोरोना के गिरते मामलों के बीच इधर दिल्ली सरकार ने राज्य को अनलॉक करने का फैसला कर लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सोमवार से अनलॉक के नियमों का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि सोमवार से दिल्ली में ऑड इवन की तर्ज पर दुकानें और मॉल्स खोले जाएंगे, जबकि जरूरी सामान की दुकानें रोजाना खुलेंगी। 50% क्षमता के साथ दिल्ली मेट्रो का भी परिचालन होगा। सरकारी दफ्तरों की बात करें तो 100% वर्कफोर्स रहेगा। प्राइवेट दफ्तरों में हालांकि अभी कर्मचारियों को महज 50% के आधार पर ही बुलाया जा सकता है। तो ये अंतर देखने को मिल रहा है। सरकारी दफ्तरों में 100% कर्मचारी मौजूद रहेंगे, लेकिन जो प्राइवेट दफ्तर है वहां पर 50% ही कर्मचारी काम करें। ये सोमवार से लागू होगा। अनलॉक की प्रक्रिया के तहत दिल्ली में 24 घंटे में आपको बता दें कोरोना की कुल मिलाकर के 400 केसेस, लेकिन अब धीरे धीरे इस अनलॉक की प्रक्रिया को बढ़ाना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रोजाना कमाने खाने वाले लोग हैं, जो व्यापारी वर्ग है, वो बहुत ज्यादा इससे प्रभावित हो रहा है और ऐसे में बेहद जरूरी कदम इसे माना जा रहा है। जितने बाजार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे, कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी। 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक दुकान नंबर के हिसाब से। जितने दिल्ली में सरकारी दफ्तर हैं, उन सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए ऑफिसर्स जो हैं वो 100% काम करेंगे और ग्रुप बाकी उसके नीचे वाले जो हैं वो 50% काम करेंगे। लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो 100% काम करेंगे। जितने प्राइवेट ऑफिसेज हैं, उन सभी प्राइवेट ऑफिसेज में 50% मैन पावर के साथ वो खोले जा सकते हैं। और लेकिन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम करें। दिल्ली मेट्रो 50% कैपेसिटी के ऊपर चालू की जा रही है और ई कॉमर्स के ज़रिए जो सामान बेचने की प्रक्रिया है वो चालू रहेगी। हमें याद रखना होगा, क्योंकि सेकेंड वेव में बहुत ज्यादा संक्रामक ये जो वेरिएंट था वो था, और अब जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी तो सबसे महत्वपूर्ण है कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का कितना पालन करते हैं। ये जिम्मेदारी अब हमारे आपके ऊपर आ जाती है। मेरे साथ दिव्या अग्रवाल, कुंदन सिंह मेरे सहयोगी दोनों दिल्ली से जुड़ रहे हैं इस वक्त। दीपक दुबे मुंबई का हाल बताएंगे। सबसे पहले दिव्या, आप ही के पास आते हुए, अब अनलॉक की जो प्रक्रिया होगी, क्योंकि बड़े स्तर पर अभी तक तो सिर्फ ऐसा था कि व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोले जा रहे थे, जो कि औद्योगिक प्रतिष्ठान है उनको खोलने की तैयारी थी, लेकिन अब जब ये खुलेगा तो कैसे इस बात की तस्दीक की जाएगी कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें? क्योंकि अगर नहीं करते तो ये जो 400 केस एक दिन में सामने आए हैं, इसका फिर से दायरा बढ़ सकता है। तो इसकी रोकथाम के लिए क्या तैयारी है दिल्ली सरकार की? देखिए आशा, यही सवाल मैं भी कर रही हूँ। और यहाँ पर जब मैं आई, मैं एक मार्केट में हूँ, एक बार मैं तस्वीर ज़रूर दिखाना चाहूँगी। देखिए इस वक्त के हालात, चूँकि तमाम दुकानें जो हैं बंद हैं और सोमवार से ये जो तस्वीरें हैं वो बदल जाएगी, क्योंकि 50% कैपेसिटी पे दुकानें खुलेंगी। इस बार जो अनलॉक 2 ये हो रहा है, इसमें ऑड इवन या फिर मेट्रो को 50% कैपेसिटी, इसका इम्प्लीमेंटेशन सुनिश्चित करना सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त प्रशासन और सरकार के लिए। देखिए एक मैं दिखाऊं, ये शॉप नंबर है 36D। इवन डेज में खुलेगी और ऑड डेज में बंद रहेगी। अभी गली के बीच में शॉप है, ये शॉप अगर ऑड डे में भी खुलती है तो इस शॉप को देखना कि ये खुली है, ये बंद है, क्या है, ये कितना मुश्किल है प्रशासन के लिए। ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये इस बार बहुत ज्यादा टफ है, यानी कि लोगों को खुद भी धैर्य रखना होगा। अनलॉक 2 किया जा रहा है क्योंकि जो रोजगार धंधे हैं, रोजाना कमाने खाने वालों के लिए धंधे पूरी तरह से चौपट हो गए हैं, उनकी नौकरी जो है वो पूरी तरह से खराब हुई है। इस वजह से अनलॉक 2 किया जा रहा है। इसलिए जरूरी है कि जो भी जिस तरह से अनलॉक 2 हो रहा है उसका पालन करें। आप और हम भी अगर मार्केट खुल रही है, आज जो हमारे व्यूअर्स अगर ये देख रहे हैं कि सोमवार से मार्केट 50% खुल रही है, तो ऐसा ना हो कि मार्केट की तरफ जो है वो दौड़ पड़े।
ये बहुत जरूरी है क्योंकि कोरोना की रफ्तार कम हुई है, खत्म नहीं हुई है। और तीसरी लहर की जो सुगबुगाहट है, आज अरविंद केजरीवाल जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तीसरी लहर की जो सुगबुगाहट है, आज अरविंद केजरीवाल जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो साफ तौर पर अनलॉक 2 के प्लान के बाद ये भी बताया कि तीसरी लहर के लिए क्या तैयारियां हैं। यानी इससे साफ है कि कोरोना दोबारा वापस लौट सकता है। जिस तरह से हमने देखा सिचुएशन दिल्ली में, हर घर में मरीज दिख रहे थे, ऑक्सीजन की भारी कमी, अस्पतालों में बेड्स की कमी, वो सिचुएशन न लौटे इसके लिए ज़रूरी है कि अनलॉक 2 जो किया जा रहा है उसमें लोग धैर्य बरतें, नहीं तो फिर आगे अनलॉक जो 3 की प्रक्रिया है उसे नहीं बढ़ाया जाएगा। सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन हमारी और आपकी जिम्मेदारी भी है कि हम लोग थोड़ा धैर्य बरतें। क्योंकि दिल्ली मेट्रो में 50% कैपेसिटी, मैं खुद मेट्रो में ट्रैवल करती हूँ, किस तरीके से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि 50% लोग मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं। मेट्रो में आप जा रहे हैं तो क्या मैं अगर ट्रैवल करने जाऊंगी तो क्या मुझे रोक दिया जाएगा, क्या मुझे वहाँ पर वेट करना पड़ेगा? देखिए ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हालांकि धीरे धीरे सुनिश्चित करना होगा। तो इसमें हमारे और आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अनलॉक 2 किया जा रहा है उन लोगों के लिए जो लोग रोजाना खाने कमाने वाले हैं, जिनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। आज जब मैं जहाँ पे फ्री राशन बांटा जा रहा था वहाँ मैंने देखा, वहाँ लोगों के हालात देखे तो मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे ये देख कर कि लोगों के घरों में खाने के लिए नहीं है। गेहूं और चावल के लिए लोग मारामारी कर रहे थे वहाँ पे। देखिए ये सिचुएशन है, इसलिए अनलॉक किया जा रहा है, इसलिए नहीं कि आप बाजारों में घूमे, टाइम पास करें, शॉपिंग ये करें। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने दिव्या कही, क्योंकि ये इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। लेकिन ये जरूरत जो है इसका पालन भी किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर थोड़ी भी लापरवाही बरती गई तो अभी जो मामले थमे हैं ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि कोरोना खत्म हो गया है, अब ये नीचे ही जाएंगे केसेस। अगर फिर बढ़ता है तो इसका सीधा खामियाजा आम आदमी को ही भुगतना पड़ेगा। महाराष्ट्र की भी बात कर लें। महाराष्ट्र सरकार ने अनलॉक को लेकर गाइडलाइन जारी किया है। सोमवार से महाराष्ट्र में नई गाइडलाइन लागू होगी। पॉजिटिविटी रेट के मुताबिक जिलों में छूट दी जाएगी। सरकार ने महाराष्ट्र में 5 लेवल में जिलों को डिवाइड किया है। 5% पॉजिटिविटी वाले जितने जिले हैं वहां पर वो लेवल 1 में आ रहे हैं। लेवल 1 वाले इलाकों में दुकानें, मॉल, सिनेमा हॉल्स, रेस्टोरेंट्स, लोकल ट्रेन सेवाएं शुरू की जाएंगी। लेवल 2 की बात करें तो ऐसे जिलों में जहां पर 50% क्षमता के साथ मॉल, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट्स को खोलने की इजाजत दी गई है। वहीं लोकल ट्रेन में एसेंशियल सर्विस वाले लोग ही सफर कर पाएंगे। वहीं 3 और 4 लेवल जो है इनके जिलों में जरूरी सामान की दुकानें 4 बजे तक ही खुलेंगी और बाकी सब कुछ बंद रहेगा। तो पूरे महाराष्ट्र में ये नई गाइडलाइन है। दीपक दुबे मेरे साथ हैं, एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं। दीपक, जरा एक बार फिर समझाइए पूरे महाराष्ट्र के लिए ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 कैसे लागू किया जाएगा, निगरानी की व्यवस्था क्या की जा रही है? जी, ये नियम सोमवार से लागू होने हैं। जहां पर सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया उसमें साफ तौर पे कहा है कि 5% से कम जहां पर पॉजिटिविटी रेट है उन जिलों में या उन शहरों में जो लॉकडाउन है वो पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। 25% बेडों की संख्या है उस शहर की, उस राज्य की है जहां पर ऑक्यूपेंसी है वहां पर खोला जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर क्या वैक्सीनेशन उन इलाकों में इस तरह से किया गया है कि पूरी तरह से अगर लॉकडाउन खोल दिया जाता है तो स्थिति कितनी बद से बदतर हो सकती है। क्योंकि अगर आज के समय की बात की जाए तो मुंबई में आज भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। मुंबई के कई सारे जो बीएमसी और सरकारी सेंटर्स हैं वो पूरी तरह से बंद हैं। तो ऐसे में सरकार ने जो लेवल 1 की बात की है कि पूरी तरह से खोलने की बात कही गई है, वहाँ पर पॉजिटिविटी रेट और बेडों की संख्या को आधार बनाते हुए किया है। कुछ अगर देशों की बात की जाए तो वहाँ पर वैक्सीनेशन पूरी तरह से हुआ था, उस वजह से लेवल 1 में सब कुछ खोला गया था। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिविटी रेट देखा गया है। तो ये देखना होगा कि इस ऐसे जो इलाके हैं इसमें 18 जिले ऐसे आते हैं। मुंबई से सटा हुआ थाने जिला भी लेवल 1 में आता है। अब देखना होगा कि क्या ऐसे लोग हैं जो नियमों का पालन करते हैं। अगर नियमों का पालन नहीं करते हैं तो स्थिति बद से बदतर होगी, क्योंकि एक्सपर्ट का लगातार ये कहना है कि तीसरी लहर आने वाली है। वहीं अगर सेकंड लेवल की बात की जाए तो उसमें 5% से ज़्यादा और 25 से और 40% की जो ऑक्यूपेंसी बेड की होगी जिस शहर और जिस जिले में, वहाँ पर लेवल 2 में रखा गया है। इसी तरह
से अन्य लेवल्स में डिवाइड किया गया है। अगर मुंबई के लोकल ट्रेन की बात की जाए तो लोकल ट्रेन में एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए लोगों को ही प्राथमिकता दी गई है और बाकी लोगों के लिए छूट नहीं दी गई है। वहीं ऑफिसेस खोल दिए गए, लेकिन सवाल ये है कि अगर ऑफिसेस खोल दिए गए, लोकल ट्रेनों में एसेंशियल सर्विस के लोगों को लिए रखा गया है, तो ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा मुंबई में उत्पन्न होने वाली है, क्योंकि अभी से ये देखने की शुरुआत हो चुकी है। बसों में कहा गया है कि जितनी कैपेसिटी है उतने ही लोग बैठ सकते हैं, लेकिन जब ट्रेन बंद रहेगी तो बसों में संख्या बढ़ेगी, सड़कों पर संख्या बढ़ेगी, भीड़ भाड़ इलाकों में लोग ज़्यादा जाएंगे। उसे किस तरह से सरकार मैनेज करती है ये भी देखना काफ़ी अहम होगा। हालांकि सरकार जो है इस वक्त आर्थिक हालात उनके काफ़ी ख़राब है, यही वजह है कि अब अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। अब इसमें देखना होगा कि जो आम जनता है वो किस तरह से सहयोग करती है, और सरकार लगातार सहयोग की मांग कर रही है, तभी जाकर ये अनलॉक जो है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो पाएगा। जी आशा, जैसे थोड़ी सी ढील वैसे ही इतनी भारी तादाद में वहां पर भारी जाम लग गया था और ये देख करके मुख्यमंत्री खुद आश्चर्यचकित थे। अब दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक निगरानी कैसे होगी, दूसरा लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हैं कि नहीं, क्योंकि जान आपकी है तो सुरक्षा आपको बरतनी ही होगी। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं आगे। ब्लू टिक पर बवंडर की बात। ट्विटर को एक बार फिर से केंद्र सरकार ने नोटिस भेजा है। केंद्र के आईटी मंत्रालय ने ट्विटर को गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए फाइनल नोटिस भेजा है। माना जा रहा है कि अगर अब ट्विटर ने सरकार की गाइडलाइंस को नहीं माना तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ सरकार कड़ा एक्शन ले सकती है। आपको बता दें कि ट्विटर को भेजा गया केंद्र का ये तीसरा नोटिस है। तीसरा नोटिस भेजने की नौबत आ गई। इसके पहले दो नोटिस का उस पर कितनी कार्रवाई की गई, कोई जवाब नहीं दिया गया ट्विटर की तरफ से। इस पर सोचा जा रहा है, जरूर कहा गया, लेकिन अब तीसरी और आखिरी एक बार फिर नोटिस थमाया गया है। कहा गया है गाइडलाइन का पालन कीजिए। इधर ट्विटर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े कई बड़े लोगों के ट्विटर अकाउंट्स को अनवेरीफाई कर दिया और अब तक मिली जानकारी के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत के अकाउंट को भी ट्विटर ने अनवेरीफाइड श्रेणी में रख दिया है। इसके बाद उनके अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया गया है। इसके अलावा सुरेश सोनी, कृष्ण गोपाल के अकाउंट से भी ब्लू टिक हटाया गया है। सुरेश सोनी और कृष्ण गोपाल आरएसएस के सह सरकार्यवाह हैं, जबकि सुरेश जोशी और अरुण कुमार के ट्विटर अकाउंट को अनवेरीफाई करके ब्लू टिक हटा दिया गया है। इधर अरुण कुमार अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख के पद पर हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है और एक खास विचारधारा के लोगों के साथ ही ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे नियमों का हवाला ट्विटर की तरफ से जरूर दिया गया, ये कहते हुए कि 6 महीने से ज्यादा समय तक अगर लॉगिन नहीं किया जाता तो फिर ऐसे अकाउंट्स खुद ब खुद अनवेरीफाइड हो जाते हैं, यानी कि ब्लू टिक हट जाता है। लेकिन ये दलील पचती नहीं। अपनी गलती भी मानी जब वेंकैया नायडू के साथ ये हुआ और तुरंत बातचीत के बाद उनके अकाउंट को दोबारा ट्विटर ने वेरीफाई किया। लेकिन जैसे ही अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत को मिला करके, ये सवाल उठाता है कि आखिर एक ही विचारधारा के लोगों के ट्विटर अकाउंट क्यों एक एक कर अनवेरीफाइड श्रेणी में आ रहे हैं। इससे पहले आज सुबह जमकर हंगामा हुआ। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के निजी ट्विटर अकाउंट को, उन पर जो ब्लू टिक था उस पर हंगामा हुआ क्योंकि अनवेरीफाइड कैटेगरी में रख दिया गया था। उसके बाद हंगामे के बाद इसे बहाल किया गया। दरअसल वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट को ट्विटर ने अनवेरीफाइड किया था और इसके तहत अब उनके ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा तो बवाल हुआ। ये खबर आते ही ट्विटर पर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ट्रेंड होने लगा। सोशल मीडिया पर काफी लोग ट्विटर के इस कदम का विरोध करने लगे। बैन ट्विटर, ये मांग तक होने लगी। बवाल बढ़ता देख ट्विटर ने यू टर्न लिया। वेंकैया नायडू का ब्लू टिक बहाल किया गया। आपको बता दें कि ट्विटर अकाउंट के एक्टिव होने से ये मतलब है कि आप अकाउंट को पिछले 6 महीनों से लगातार यूज कर रहे हैं। ट्विटर नीति के मुताबिक ब्लू टिक खुद से निष्क्रिय खातों से हटा दिए जाते हैं, यानी लॉगिन अगर 6 महीने से ज्यादा वक्त तक नहीं हुआ है तो फिर ब्लू टिक हटा दिया जाता है, अनवेरीफाई हो जाता है ऐसा अकाउंट। लेकिन अब इसमें भी दो बातें, मेरे साथ कुंदन सिंह भी जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी। लेकिन कुंदन, दो बातें, 6 महीने से लॉगिन नहीं हुआ ये दलील दी गई और इसीलिए अनवेरीफाई कर दिया गया। लेकिन फिर ये जो एक तथ्य सामने आए, सुषमा स्वराज, प्रणब मुखर्जी, ऐसे तमाम लोग जिनके अकाउंट्स यूज में नहीं है लेकिन तभी भी उनका अकाउंट वेरीफाइड कैटेगरी में है। एक ये, और दूसरा एक खास विचारधारा के लोगों के ही आखिर क्यों जितने भी ट्विटर अकाउंट्स है वो अनवेरीफाई हो रहे हैं, इसके पीछे क्या मंशा समझ आती है और क्योंकि ये दलील पचती नहीं। बिल्कुल नहीं पचेगी, क्योंकि खासकर ट्विटर इंडिया जिस तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क है और जिस तरीके से वो अपनी पॉलिसीज ड्राफ्ट करता है, और मुझे लग रहा है कि जब वो इंटरफेस की बात होती है, आप क्योंकि कोई इस प्लेटफॉर्म को यूज करता है, ट्विटर उसको वेरीफाइड करती है, तो दोनों के बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है। अगर आप किसी ब्लू टिक धारक को आप हटाते हैं
तो पॉलिसी के तहत उसे आप इंटीमेट करेंगे, सूचना देंगे, या फिर आप ये कहेंगे कि आपका जो ट्विटर अकाउंट है वो एक्टिवेट नहीं है, अगर लगातार नहीं रहा तो आपको फिर हम अनवेरिफाइड कर देंगे या फिर जो तमाम तरह की बेनिफिट और आइडेंटिटी देते हैं वो हटा देंगे। लेकिन जिस तरीके से कहा गया है, हालांकि ये बात सही है कि ट्विटर अपने नियमों को लेके लगातार परिवर्तन कर रहा है, लगातार जब दबाव पड़ते हैं तो अलग अलग तरीके से सफाई आती है, और आज जिस तरीके से लगातार सुबह वेंकैया नायडू का मामला सामने आया और इसके बाद आरएसएस के तमाम नेताओं का, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत से लेके तमाम जो दूसरे तीसरे कैटेगरी के नेता, इनके ट्विटर अकाउंट को अनवेरिफाइड करना अपने आप में एक सवाल जरूर उठाता है। और इसको लेके जब आज भारत सरकार की तरफ से, आईटी मंत्रालय की तरफ से तीसरा नोटिस दिया गया और लगातार कहा गया कि इस देश में सोशल मीडिया के नियंत्रण के लिए जो गाइडलाइन बनाई गई उसमें भी आप भी शामिल होइए, और न केवल आप बल्कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और तमाम तरह के इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है वो ऑलरेडी शामिल हो रहे हैं। कुछ लोग अपने अपने कंसर्न जाहिर कर रहे हैं, सरकार उनको एड्रेस कर रही है, लेकिन इन सब के बीच में ट्विटर इंडिया के ये करामात, मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये लगातार चीजें हो रही है, आने वाले वक्त में विवाद बढ़ेगा और हो सकता है कि भारत सरकार की तरफ से इन पे कोई कार्रवाई। जी, अब देखते हैं कब तक इस पर तीसरे नोटिस के बाद कार्रवाई होती है। फिलहाल शुक्रिया आपका कुंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब टीएमसी की अहम बैठक की बात। बंगाल विधानसभा में जीत के बाद आज टीएमसी वर्किंग कमेटी की अहम बैठक हो रही है। 21 सदस्यीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज इस कमेटी के साथ विधायकों, जिलाध्यक्षों से भी मिलेंगी। तृणमूल कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक में आज बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। अभी वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है, इसके बाद दोपहर 3 बजे से संगठनात्मक बैठक शुरू होगी, जिसमें पार्टी के 240 एमएलए, एमपी और जिलाध्यक्ष वर्चुअली हाजिर रहेंगे। ममता बनर्जी के बाद अब अभिषेक बनर्जी दूसरे बड़े नेता के तौर पर उभर सकते हैं। चर्चा है कि बीजेपी के कुछ विधायक टीएमसी में आना चाहते हैं, घर वापसी चाहते हैं। साथ ही जो लोग पार्टी से छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, ऐसे तमाम नाम सामने आ रहे हैं। आज बैठक में इस पर भी चर्चा हो सकती है। प्रशांत किशोर भी मीटिंग का हिस्सा होंगे, ये भी जानकारी सामने आई है। विधानसभा में जबरदस्त जीत के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहली बार टीएमसी भवन में एक बैठक करने जा रही हैं। ये बैठक बहुत अहम है, आज के दिन बैठक होने वाली है। यहाँ पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, प्रशांत किशोर और टीएमसी पार्टी के तमाम बड़े जो नेता हैं, सौगत राय, सभी लोग यहाँ मौजूद होंगे। और टीएमसी पार्टी से जिस तरह से यहाँ जो विजयी हुई है और जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, यहीं पे मौजूद होंगे। कहीं ना कहीं सारे लोगों की मीटिंग होगी और जो लोग उपस्थित नहीं होंगे उनकी वर्चुअली यहाँ पे वो भी उपस्थित होंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद ही नेतृत्व करेंगे। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से चुनाव के पहले पश्चिम बंगाल के विधानसभा में जो लोग टीएमसी पार्टी छोड़ के बीजेपी में गए थे, कहीं ना कहीं उन्हें दोबारा से वापस बीजेपी छोड़कर टीएमसी में आने में लगातार प्रयास कर रहे हैं और पार्टी के बड़े नेताओं से संपर्क कर रहे हैं। इन सब विषयों पे भी चर्चा होगा और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को बहुत बड़ा पद भी दे सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे किस तरह से बंगाल में विकास किया जाए, डेवलप किया जाए। और कई ऐसे जो नेता थे पहले से पद पे थे, अब उन्हें विधानसभा जीतने के बाद वो मंत्री बन चुके हैं। तो कह सकते हैं कि जो आज की अहम जो बैठक है बहुत ही अहम है। और यहाँ पे कह सकते हैं कि जिस तरह से टीएमसी के जो नेता हैं उनसे चर्चा किया जाएगा और केंद्र के द्वारा जिस तरह से पश्चिम बंगाल में कोरोना जैसी महामारी चल रही है उनसे कैसे निपटा जाए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस पर भी चर्चा करेंगी। और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ऐश का तूफान आया था और केंद्र और राज्य का समन्वय नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं विरोधाभास साफ तौर पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भी देखा जा रहा है। उन सब विषयों पर भी चर्चा होगा। कैमरामैन सुमन के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।